तो अभी तक जो अब हम लोग देखेंगे कि जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो एक जो समस्या आपको बताया कि अभी के समय में मेंस का क्वालिफाइंग नंबर जो है 320 के रेंज में रह रहा है अंग्रेजी माध्यम के लोगों के लिए, और हिंदी वालों के लिए 270 से 73 के बीच में रह रहा है। हाल के दिनों में जो क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है उसके कारण यूपीएससी में मेंस देने वालों के लिए लिखना ज़्यादा मुश्किल हो गया, सभी सवालों का आंसर देना। तो अगर मेंस का कट ऑफ कम हो गया है और नंबर का गैप ज़्यादा है तो इसलिए इंटरव्यू की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है ना। तो इंटरव्यू में भी इन जनरल 60-70 नंबर का 215 एक आदमी को आया तो दूसरे को 120 आया। तो अगर इतना नंबर का गैप है तो अब समस्या है कि इस गैप का सॉल्यूशन क्या है ना, इसका जो है उपाय क्या है, ये कैसे इसका समाधान होगा, इसी की तरफ अब हम लोग चलेंगे। तो पहला जो समस्या है हमारा उसको हम देखें कि हम पीटी कैसे पास करें, है ना। और स्टेप वाइज काम किया जाता है, सीधे इंटरव्यू का नहीं, कि पीटी हम कैसे पास करें, पीटी में जो सीसेट है इसका समाधान कैसे करें और जनरल स्टडीज का समाधान कैसे करें। पीटी के पास करने में सबसे जो ज्यादा है समस्या वो है सीसेट का। यूपीएससी चाह रहा है कि जो भी लोग यूपीएससी पास करे उसका रीजनिंग और उसका मैथ ठीक हो, है ना, रीजनिंग और मैथ ठीक ठाक हो। अंग्रेजी तो हो ही, जिसका भी रीजनिंग और मैथ ठीक नहीं है वह लगभग आउट हो जा रहा है, और इसको क्वालिफाइंग बना देने के बाद से भी कोई विशेष समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए सबके लिए बेहतर है कि सीसेट को आप सीरियस तरीके से लीजिए, है ना। आपके पास पीटी पास करना है तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम बार बार क्लास में भी लोगों को कहते हैं कि सीसेट को जनरली बहुत सारे लोग कैजुअल लेते हैं कि क्वालिफाइंग लाना है, 33 सवाल बनाएंगे, 66 नंबर, मतलब 66 नंबर ही 33% ही लाना है, 66 नंबर 200 में आ ही जाएगा, कैसे मैथ रीजनिंग और अंग्रेजी बना ही लेंगे। तो पहला नंबर जो सीख है कि कैजुअल अप्रोच खत्म करना चाहिए, है ना। जो भी काम चलाओ आपका सोच है उसको खत्म कीजिए, और तभी आप सीसेट में जब सिलेक्ट होंगे तभी ना किसी से compete करेंगे जीएसपीटी में। तो पहला तो बाधा है सीसेट में क्वालिफाइंग नंबर लाना। दूसरा नंबर जो हम लोग क्या है कि जीएस के बारे में बहुत ही हिंदी माध्यम के लोग विशेषकर बहुत ही कैजुअल होते हैं, और बिहार में रहने वाले लोग और भी कैजुअल होते हैं। ये किसी का न शिकायत है न किसी का ये है। सभी लोगों को लगता है कि हम किसी भी किताब को, जीएस का मतलब जीएस होता है, कोई भी पढ़ा देगा और कोई भी पढ़ लेगा। कोई भी किताब हमारा जीएस का नाम लिखा हुआ है तो हमको यूपीएससी पास करवा देगा। यह अप्रोच जनरली अंग्रेजी मीडियम वालों में नहीं रहता है, जिनका पढ़ाई लिखाई सीबीएसई और एनसीईआरटी से हुआ हो बढ़िया से, क्योंकि वो बचपन में ही उस तरह का चीज प्राप्त कर लेते हैं। तो जनरली लोग जीएस को बहुत ही हल्के में यहाँ भी लेकर चलते हैं कि जीएस का पढ़ाई, जैसे इतिहास है एज फॉर एग्जाम्पल, तो लोग कहेंगे रोमिला थापर को पढ़ने की क्या जरूरत है, जसपाल गेस पेपर से ही यूपीएससी दे देते। रोमिला थापर भी
6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बारे में लिखेंगे, आर्यन के बारे में लिखेंगे, और जसपाल गेस्ट पेपर में भी वो टॉपिक कवर किया हुआ है। तो और उसमें भी क्वेश्चन आंसर के रूप में बढ़िया से कवर किया हुआ है। तो ये अप्रोच जो है कि जसपाल गेस्ट पेपर रोमिला थापर या RS शर्मा या विपिन चंद्रा से बेहतर है, उसी को पढ़ के हम दे देंगे इम्तिहान, है ना। तो जिन लोगों को क्वालिटी का फर्क नहीं समझ में आएगा उसको यूपीएससी ऐसे ही छांट देता है। तो पहला जो चीज होता है कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड को समझना, कि हमको कहाँ से क्या करना है और किस स्टैंडर्ड में हमको जाना है, और बारीक अध्ययन, लॉजिकल अध्ययन। और जब आप पढ़िए तो केवल फैक्ट नहीं, उसमें इम्प्लाइड मीनिंग भी समझते जाइए, क्योंकि जो सेंटेंस लिखा होता है उसी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों इम्प्लाइड होता है। और आज का उत्तर कोई सीधे नहीं होता है कि हाँ गांधी जी बारडोली सत्याग्रह कब किए, गांधी जी चंपारण कब आए, चंपारण का आंदोलन किस मुद्दे पर हुआ। आपको दे देगा कि हाँ चंपारण आंदोलन का 1, 2, 3, 4 मुद्दा है। फिर दूसरा खंड में जाएगा कि हाँ 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, कोई नहीं सही है, सभी सही है। अब वो चारों को जो लॉजिकल समझा हुआ वही ना उत्तर देगा। तो अधिकांश क्वेश्चन डबल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप का जमाना अब खत्म हो गया, इसलिए उस तरह से सीरियस से नहीं पढ़िएगा तो फिर जीएस भी ठीक नहीं होगा। और पढ़ने के बाद कुछ मॉक टेस्ट देना जरूरी होगा, है ना। और मॉक टेस्ट भी थोड़ा स्टैंडर्ड। अब मेंस जब हम आते हैं तो मेंस में आज के समय में आंसर राइटिंग स्किल AWS मेन होता है। जो आंसर राइटिंग स्किल होता है ये अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि आपका स्पीड क्या होना चाहिए। AWS आंसर राइटिंग स्किल, पहले भी मैंने बताया कि 150 शब्दों में 10 सवाल लिखना है, 250 शब्दों में भी 10 सवाल लिखना है, तो 1500 और 2500 कुल मिला के 4000 शब्द हैं, है ना। 4000 शब्द को अगर हम 180 मिनट से भागा देते हैं तो ये 22.22 आता है शब्द, 22.22 शब्द 1 मिनट में, है ना। तो 1 मिनट में आपको 22.22 शब्द आते हैं। सब लिखते क्यों नहीं, है ना। तो 22.22 शब्द 1 मिनट में लिखना है। अब आपको ये देखना है कि आपका अभी का स्पीड क्या है ना। और अच्छा होता है, बेहतर होता है कि अगर 1 मिनट में 25 से 30 शब्द लिखे तो आप सिलेक्शन के श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के दौर में जा रहे होते हैं। 25 से 30 शब्द प्रति मिनट लिखने का अगर स्पीड बना लिए तो आप समझिए कि आप किसी न किसी टाइम में यूपीएससी क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगे। जो लिखा जाए एलिजिबल होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। और लिखा हुआ शब्द अगर सुंदर राइटिंग आ गया तो 10 से 20% आपका नंबर बढ़ जाता है। राइटिंग सुंदर हो गई। एक तो पहला शर्त है कि पढ़ने लायक होना चाहिए कि आप क्या लिखे हैं, एग्जामिनर उसको पढ़ ले, ऐसा नहीं कि लिख दिया कि कोई पढ़ ही नहीं पाया। और अगर सुंदर राइटिंग लिखे तो नॉर्मली 20% संभावना आपकी बढ़ा देगा सफल होने की, है ना। हाँ, एक बात जरूर है कि हिंदी लिखने वालों के लिए हर्षिकार दीर्घार एक समस्या है, लाइन पढ़ना समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान आपको खोजना होगा अपना स्पीड बढ़ाकर। और कोई उपाय नहीं है स्पीड बढ़ाने के सिवा। इसके अलावा एक हमेशा ध्यान रखना है
कि मेंस में एक भी सवाल छोड़िए नहीं, है ना। ये प्रयास करना है कि कोई सवाल हमारा छूटे नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि 20 का 20 सवाल हम लिख दिए। अगर जो भी स्टूडेंट 20 सवाल का 20 सवाल जवाब दे देगा, उसके सिलेक्शन की संभावना लगभग तय होती है ना। ये भी बात है, जो 20 सवाल का जवाब देकर चलाया, जनरली ऐसा नहीं हुआ है कि पास न करे। इसलिए क्षमता ऐसे डेवलप कीजिए कि 20 सवाल का 20 सवाल आप जवाब दे दीजिए, यानी पढ़ाई का लेवल उतना आना होना चाहिए। अब जो आपका प्रेजेंटेशन स्किल है, वो स्किल इसमें मायने रखेगा। बातों को बदलने के लिए पैराग्राफ का यूज करना चाहिए। जब भी बात बदले, पैराग्राफ बदल देना चाहिए। ये हमेशा ही लॉजिकल होना चाहिए। जब भी मौका मिले, आंसर में नक्शा बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसलिए शुरू से ही नक्शा बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की समस्या को लिख रहे हैं, तो हमारे सामने स्किल होना चाहिए कि अगर हम मिजोरम के बारे में लिख रहे हैं, मेघालय के बारे में, तो हम मेघालय को लोकेट कर लें। इसी तरह से अगर आज समस्या इजराइल की है, हमास की है, तो हम इजराइल वाले इलाके को लोकेट कर लें। जिस गाजा स्ट्रिप है, तो गाजा स्ट्रिप को हम लोकेट करके बताएं कि यहीं पर लड़ाई चल रही है। इस तरह के नंबर अगर आप लिखते हैं, नक्शा बनाते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, है ना, या इस तरह कोई भी चार्ट वगैरह बना लेते हैं, तो आपको हर आंसर में 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा इजाफा हो जाए, है ना। तो अगर हिंदी मीडियम भी है, अगर हमने टेक्निकल स्किल को वहां पर अप्लाई किया, तो हमारे नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो वो इस पर लगता है। कभी अब आते हैं कि देखिए, ऑप्शनल का जो चुनाव होता है, उसमें कई मापदंड का अपनाना जरूरी है ना। ऑप्शनल के चुनाव में जो पॉइंट याद रखना है कि कोई भी फैसला भावुकता या इमोशनल होकर नहीं कीजिए, है ना, कि इस विषय को हम इतना दिन से पढ़े हैं, हम यह विषय लेवे करेंगे, है ना, क्योंकि आपकी भावुकता आपको सफलता नहीं दिलवाएगी। जब भी इमोशनल ऑप्शनल के बारे में फैसला करें, तो 3-4 आधार जरूर, 4 आधार उसके लिए जरूरी होता है। पहला नंबर कि वह विषय अधिक अंक दिलवाने की संभावना है क्या उस विषय में, क्या उस विषय में हमें अधिक अंक मिलेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उस विषय का जीएस में कितना योगदान है, जनरल स्टडीज में वह ऑप्शन का योगदान कितना है। तो पहला, अंक की संभावना। दूसरा, जीएस में उस विषय का योगदान। तीसरा, सिलेबस का साइज भी मैटर करता है, साइज ऑफ द सिलेबस भी मैटर करता है कि वह सिलेबस कितना बड़ा है। और चौथे स्थान पर अपनी रुचि को रखिए, क्योंकि आपकी जो रुचि है वह भावुकता में भी हो सकती है, और आपकी रुचि आपको सफलता नहीं दिलवाएगी। आपका पढ़ाई और आपका जो लिखाई है वही आपको सफलता दिलवाएगा। अब जो है ये आप देखते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जो गैप है, उस गैप को हमको पूरा करने के लिए हम अपनी क्षमता, स्किल को हम कैसे ओवर पावर करें। और जो अंग्रेजी मीडियम में जो है, ये मत समझिए कि हम मीडियम अंग्रेजी ले लिए तो हमारी सफलता की गारंटी हो गई, है ना। अंग्रेजी मीडियम में भी वही सारा चीज मापदंड लागू होगा कि आप में आंसर राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, ठीक है ना। और समय का बचाव कीजिए। और रुचि का मतलब ये होता है कि आप पिछले इम्तिहान का एनालिसिस कहीं से देखिए कि किस विषय में सफलता का दर अधिक है ना। तो अभी का जो समय है, अगर 69-70% टेक्निकल स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो टेक्निकल विषय का ही सफलता का दर अधिक है। एंथ्रोपोलॉजी का भी है,
है ना, और भी उसे विषय का है। तो अभी के समय में विषयों की सफलता की दर अलग हो गई है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर जब से एक हुआ है तब से जो आदमी जिस फील्ड का IITians है तो अपना विषय ही, क्योंकि IIT में फिजिक्स की भी अगर पढ़ाई होगी तो हाईएस्ट लेवल पर होती है, और साइंस कॉलेज और दूसरे कॉलेज में MA और PhD भी साइंस से कर लीजिएगा तो आपका लेवल अमूमन वही रहता है। बिरले होते हैं जिनका लेवल ऊंचा होता है, इसीलिए केवल साइंस से पढ़ लेने से ही हम साइंस नहीं ले लेंगे, अमूमन साइंस के विषय IITian से ही लेते हैं। और जो मेडिकल में है, और इसमें आजकल के तो डाटा में भी है कि अंग्रेजी लिटरेचर लेने वाले की सफलता का परसेंटेज हिंदी लिटरेचर वालों से अधिक है। तो ऐसा नहीं कि EN कॉलेज और अमुक कॉलेज में अंग्रेजी भाषा से MA और BA करने वाले लोगों की सफलता की दर है, वह बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए अंग्रेजी विषय लेने वाले स्टूडेंट्स का सफलता का दर है ना। तो सीधे अगर दिल्ली का कोई बच्चा अंग्रेजी ऑनर्स पढ़ रहा है और हम EN कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नाम भी नहीं लिया जाए, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और हमको लगा कि वो अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी विषय लेके पास कर गया तो हम भी कर जाएंगे। इस हैंगओवर से भी निकलिएगा, क्योंकि हर तरह का लोग अलग अलग है। और आप आज के समय में आप कोई भी मीडियम लीजिए, आपको इंश्योर ये करना है कि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं, क्योंकि अब कोई भी सवाल में ऑप्शन नहीं है। अगर एक में 3 टिप्पणी लिखना है तो तीनों का तीनों लिखना है, या तो तीनों छोड़िए तो नेक्स्ट सवाल कीजिए, नहीं 3 में एक भी छूटा तो गया आपका काम। तो ये चीज कैसे आएगा उसको देखना। तो मेंस में इन सारे मापदंडों को देखकर आपको फैसला करना है कि मेंस में कौन सा विषय लें, और जब एक बार विषय ले लें तो फिर हम आगे कैसे बढ़ें। और हमेशा टेक्स्ट बुक ही UPSC का विकल्प होता है, गाइड या इधर उधर की किताब नहीं। तीसरा नंबर जो साक्षात्कार का लेवल आता है, देखिए जो UPSC का बोर्ड होता है उसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग मेंबर होते हैं, और जो रिटायर्ड चेयरमैन होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी या उस लेवल के लोग होते हैं जो रिटायर होने के बाद या सर्विस में उस लेवल के आदमी चेयरमैन बने होते हैं। इसलिए और फिर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, और UPSC के जो मेंबर हैं पहले तो रहेंगे। तो जो हाईएस्ट लेवल का ब्यूरोक्रेट्स, हाईएस्ट लेवल का जो जानकार आदमी एक्सपर्ट है, वो सब इंटरव्यू बोर्ड में होता है। तो उस बोर्ड को आप मिसलीड नहीं कर सकते। उस बोर्ड में आपको अपना व्यक्तित्व का पूरा वो आईना खंगाल लेंगे। इसलिए जब भी आप आंसर देने जाते हैं तो ये आपका वहां आंसर राइटिंग स्किल था, तो यह स्पीकिंग स्किल है, बोलने का कौशल है ना। आप अपनी बातों को किस तरह से लॉजिकली प्रेजेंट करवाते हैं, क्योंकि UPSC का बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं होता है ना। जो लोग देश से लेके विदेश तक के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट लेवल के साथ इंटरेक्ट किए होते हैं। इसलिए अगर आप बोर्ड के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल पर एग्री होते हैं तो आपको लॉजिकल आर्गुमेंट देना होगा कि क्यों एग्री हैं आप। डिसएग्री करते हैं तो लॉजिकल आर्गुमेंट देना होगा कि क्यों आप डिसएग्री करते हैं। दोनों में आपको बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही लॉजिकल होना होगा। और इसीलिए ये जो अभी रिजल्ट आता है, लोग इंटरव्यू करने जाते हैं, ये बहुत ही मामूली मदद करता है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास 10 दिन 15 दिन का इंटरव्यू का सेशन नहीं है। व्यक्तित्व का विकास सतत विकास है। आप अपने तौर तरीके में, रहन सहन में, बातचीत में, एटीट्यूड में, शुरू से ही आपको एक एटीट्यूड लाना होता है। आपको उस तरह से सोचना, उस तरह से बिहेव करना होता है। इसीलिए शुरू से ही एक ग्रुप बना के रखना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, बातों को कहना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए, है ना। तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 7 टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए।
तो आपका जिसको बोलते हैं भटक खुला, वो भटक खुला रहेगा पहले से। तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करवाइए। जब इस पीरियड में इसकी तैयारी करने के लिए हैं तो अपने आप को ग्रो कीजिए, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होइए और हर चीज पर लॉजिकल रहिए। और अंतिम इसमें जो एक और हिस्सा होता है वो होता है एसे। एसे जो दो तरह का होता है, एक जीएस बेस्ड एसे होता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट एसे होता है, अमूर्त या काल्पनिक टॉपिक पर एसे होता है ना। सबसे पहले आप जब एसे का पेपर देखते हैं तो चाहिए कि आदमी सिलेक्ट करे कि इस टॉपिक पर हम लिखेंगे। थोड़ा समय दीजिए, दिमाग लगाइए और जब सिलेक्ट कर लीजिए तो उसका एक प्लानिंग लिख लीजिए कि इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि लिखने के फ्लो में हो सकता है कोई बात आप भूल गए, तो पॉइंट वगैरह पहले ही नोट डाउन कर लीजिए जो रफ पेपर आपका आंसर शीट में होता है उसमें, है ना। और फिर सिस्टमेटिक तौर पर लिखिए। तो आधा जो है पेपर जीएस बेस्ड हुआ तो 125 नंबर जीएस बेस्ड हो गया, तो जीएस को एक तरह से 1325 नंबर का मान लीजिए, नहीं 1125 नंबर का मान लीजिए, है ना। और जो इमेजिनेटिव ऐसे है वो तो है, इसमें आपको हमेशा ये करना चाहिए, कुछ कोटेशंस हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं और उसमें कोई उससे पर्टिनेंट कोटेशन डाल देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा संभावित ऐसे के टॉपिक्स के लिए डाटा पहले से कलेक्ट किए रहिए, क्योंकि जब आप यूपीएससी का मेंस दे रहे होते हैं तो आपके अंदर इतनी सलाहियत, इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए कि आप जब अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखे हुए हैं तो आपको लग जाए कि ये टॉपिक ऐसे में आ सकता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार देखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा तभी जाके आपको अपने पढ़ाई का जो निर्देश दिशा है ना वो खुद भी समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। तो अगर हम कोई किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें तो हम किधर जाएंगे, है ना, ये समझना। बिहार के बच्चों के लिए मेरा कुछ सुझाव जो है, क्योंकि हम लोग बिहार में बैठकर, जिनका स्कूलिंग और कॉलेज बिहार से हुआ है, वो सीधे किसी का इंटरव्यू पढ़ते हैं, और जो JNU है जिसका बाबूजी IAS ऑफिसर है या बड़ा आदमी है उसका इंटरव्यू पढ़े और उसके अनुसार किताब खरीद के पढ़ने लगे और कहे कि हाँ वो उनका इंटरव्यू पढ़े थे वो तो ये किताब बोले थे, है ना। तो आजकल उन लोगों का भी जो इंटरव्यू होता है और किताब का रिकमेंडेशन होता है, अब वो भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी फिर हम कहते हैं कि दिल्ली के 20 कोचिंग पर जो नोटिस हुआ है उसके आधे जिम्मेदार वो लोग भी हैं, क्योंकि पैसा लेकर अपना फोटो देते हैं। तो जो पैसा लेकर फोटो दे सकते हैं वो पैसा लेकर किताब का नाम नहीं बता सकते, है ना। और बहुत सारे IAS के नाम से जो किताब आता है लिखते तो नहीं है, केवल नाम देते हैं, उसका पैसा लेते हैं। कोई कोई लिखता होगा, लेकिन अधिकांश लोग केवल नाम देकर पैसा लेते हैं। इसलिए आपका जो पढ़ाई है, आपका जो समस्या वो आपका है, क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उससे उस पृष्ठभूमि से वो नहीं आया होगा। और जब आदमी IAS बन के बोलता है तो वह एक डिफरेंट आदमी होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है, नॉर्मली आदमी जमीन छोड़ चुका होता है ना। तो इतना हुलबुलाया रहता है कि उसको पता नहीं चलता है कि हम किसके कारण पास किए और किसके कारण क्या दिक्कत हो। तो आपकी समस्या आपकी है, आप अपना आकलन कीजिए, सिलेबस को थॉरली एक एक शब्द समझिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एकदम थॉरली किताब की तरह पहले पढ़िए और उसमें पर्याप्त समय दीजिए। जिस दिन सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के समझ गए, आपको बहुत कुछ आइडिया स्वयं लग जाएगा। इसलिए मेरा कहना है
कि बिहार के बच्चों का स्कूलिंग कमज़ोर है, बिहार के बच्चों का कॉलेज कमज़ोर है। हम लोगों के घर में अमूमन अखबार लेना पैसे का वेस्टेज माना जाता है, और आज केरला जैसा छोटा स्टेट में सर्वाधिक अखबार बिकता है, और हमारे यहाँ जो इतना बड़ा स्टेट है इसमें 1.5-2 करोड़ अखबार नहीं बिकता है। तो आप गांव घर में भी देख सकते हैं कि अखबार के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है। तो जहां जिस पृष्ठभूमि से आप आ रहे हैं, जब वहां अखबार लेने का रिवाज नहीं है, तो यूपीएससी में जहां अखबार एक कंपलसरी चीज है, यह चीज को बदलने में कितना टाइम लगेगा। तो यूपीएससी वह कोई नहीं पास कर सकता जो अखबार न पढ़ता हो। इसलिए अखबार के प्रति नजरिया बदलिए और अखबार को अपने रूटीन का नियमित हिस्सा बनाइए, अगर सीरियसली यूपीएससी देना है। आप हमेशा देखिए कि आपका बचपन और सुझाव देने वाले के बचपन में क्या फर्क है, हमारा पृष्ठभूमि क्या है, दूसरे का पृष्ठभूमि क्या है। जो भी अच्छे घराने से होता है उसको न्यूज के प्रति, विभिन्न घटनाओं के प्रति बचपन से ही जागरूकता होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करें, ये उसका न है, उससे हमको क्या मतलब है। पढ़ने वालों के लिए ये प्रवृत्ति घातक होती है। लेकिन जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं वहां तो यही माहौल है। गांव में यो कहा जाए कि पटना में रहते हैं, पटना में क्या हुआ उससे हमको क्या लेना, हमारे गांव में ऐसा ना हुआ है। मॉडर्न आदमी का मतलब होता है कि अपने आसपास के घटित घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना। तो जब तक आप अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश विदेश सबके घटनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होइएगा, नहीं जानिएगा, तो आंसर कहां से लिखिएगा। 20 क्वेश्चन लिखाएगा कभी जिंदगी में नहीं। इसलिए अखबार के प्रति नजरिया बदलिए और अखबार को अपने दिनचर्या का, रूटीन का एक अहम हिस्सा बनाइए। कुछ पत्रिकाओं का, जो मैंने पहले कहा, जो योजना है, विज्ञान प्रगति अथवा साइंस रिपोर्टर है, और जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाए तो आप फ्रंट लाइन जैसे मैगजीन को पढ़िए, और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो द हिंदू पढ़िए, है ना। हिंदू समझ में आए या ना आए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखिए, लर्नर डिक्शनरी, उससे शब्दों को रोज 5 शब्द को देखिए, पढ़िए, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, वनडेयर नहीं है, धीरे धीरे काम चलेगा। तो आप उसको देखिए और अखबार मैगजीन पढ़ना अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए। और अंत में आपको हम बताएंगे कि आपको बचना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखा है कि अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं और 6 महीना साल भर के बाद डिरेल्ड हो जाते हैं। शहर घूमते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात होती है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिल जाता है, तो जो अपने कुछ नहीं किए रहता है वह अपने ग्रेविटेशनल पुल में आपको भी खींच लेता है। तो आपको और आदमी खराब लगने लगता है, और वह जो गुरु जी है सीनियर, वो आपको अच्छा लगने लगता है ना। तो हर सीनियर को अपने इर्द गिर्द कुछ चेला चाहिए, वह बजा के रखता है कि चाय ले आओ, सिगरेट ले आओ, पान ले आओ, है ना, और वो आपको गुरु ज्ञान देते रहता है। इसीलिए वैसे लोगों से बचिए। कभी भी आत्ममुग्ध मत होई, ये न लगे कि हम बहुत जान गए। जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक चीज है आत्ममुग्धता, या ये समझना कि मेरा ज्ञान बहुत है। तीसरा, निम्न हकीम खतरे जान से बचिए। हर आदमी पढ़ा सकता है, लेकिन हर आदमी यूपीएससी के लेवल का पढ़ा नहीं सकता है। हर किताब यूपीएससी के लिए नहीं होता है। यूपीएससी की पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है। साथ ही हम कहेंगे कि इतनी कठिन भी नहीं है, तो इतनी आसान भी नहीं है ना। और अभी जो शुरू कर रहे हैं अपने, वैसे सीनियर से जरूर बचे, जो सीनियर आपको चेला बनाने की प्रवृत्ति में रखता हो। आत्ममुग्ध लोग होते हैं, बैठकर सबको गलियाते हैं, है ना, और अपने भी फेल होकर बैठे रहते हैं, है ना।
और बात बात पर सुझाव मत कीजिए, न दीजिए न लीजिए, है ना। हर बात पर सुझाव लेना है, रोगी मर जाएगा कि खांसी हुआ तो ये दवा, सर्दी हुआ तो ये दवा, है ना, सिर में दर्द हुआ तो एक दवा, पता चला कि आप मर गए। इसीलिए इन चीज़ों से बचिए। और अंत में करिए क्या? पहला नंबर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सभी लोग खरीद लीजिए। पहला नंबर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और उन क्वेश्चन बैंक को समझिए, प्रश्नों को पढ़िए सीरियस तरीके से, और प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, और फिर अपने आप को आंकिए कि हम कहाँ हैं, है ना। फिर छठा से लेके 12वां तक का एनसीईआरटी थॉरली पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, है ना। और 6 to 10 साइंस पढ़िए। और यूपीएससी है तो 11-12 का भी इंडियन इकोनॉमी है। फिर आर्ट से संबंधित कुछ किताबें हैं। और न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए। जिस तरह से खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उसी तरह से न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर यूपीएससी देने वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अभी के दौर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरा स्टडी मटेरियल पढ़िए, इसके अलावे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बाबा टाइप के लोग हुए, गुरुजी जो बताए हैं। इस तरह के धारणाओं पर कभी विश्वास न कीजिए। किसी दूसरे के स्टडी मटेरियल से कभी आप यूपीएससी पास नहीं करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल की सीमाएं हैं, यूपीएससी की कोई सीमा नहीं। तो क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक, अखबार, मैगजीन और आपका अपना दिमाग, सबको अप्लाई करिए, तब जाके यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। और हिंदी माध्यम के बच्चे लोग जो हैं वो जल्दी आत्ममुग्ध होते हैं, और उनको किताब के सिलेक्शन में, कोचिंग के सिलेक्शन या गाइड के सिलेक्शन में, है ना, और स्टडी मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना। इसीलिए यूपीएससी निश्चित तौर पर कुछ दिक्कत होगी, इंटरनल, स्ट्रक्चरल, लेकिन कोई किसी का दुश्मन नहीं है कि चाहेगा कि अमुक वर्ग का आदमी न आवे, है ना। उसमें संभव भी नहीं है दुश्मनी करना। इसीलिए कुछ अपने भी खामियां रही होंगी, तभी कश्ती डूबी होगी। इसीलिए अपने को आंकिए। सफल और असफल दोनों होने के लिए आप जिम्मेदार हैं, है ना। तो आप जितना सीरियस होंगे और जो इतना सुझाव दिया गया है, जो लोग पालन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी आगे जा पाइएगा।